हेलो स्टूडेंट्स। तो 10th क्लास स्टूडेंट्स, आज आपके लिए मैं लेके आया हूं इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर डेवलपमेंट। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आइए शुरू करते हैं चैप्टर डेवलपमेंट। देखो, पहला क्वेश्चन आता है हमारा, ये डेवलपमेंट क्या है। बड़ा कॉमन वर्ड हम यूज करते हैं कि व्हाट इज द डेवलपमेंट। देखिए, डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, एक पर्सन के लिए हाई एजुकेशन कैन बी डेवलपमेंट। एक पर्सन से पूछो भाई डेवलपमेंट क्या है, कहता भैया एजुकेशन स्टैंडर्ड बहुत बढ़ रहा है, डेवलपमेंट हो रही है। हेल्दी लाइफ, भाई हेल्थ फैसिलिटीज बहुत इंप्रूव हो गई हैं, डेवलपमेंट हो रही है। मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, यस ये भी डेवलपमेंट है। बेटर सैनिटेशन, भाई पहले टॉयलेट्स नहीं थे, पीने का साफ पानी नहीं मिलता था, अब बड़ा अच्छे से सब चीजें मिल रही हैं, यस डेवलपमेंट हो रही है। बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, भाई रोड्स बड़ी अच्छी बन गई है, जगह जगह जाओ ब्रिजेस बन गए, डैम्स बन गए, यस डेवलपमेंट इज गोइंग ऑन। बेटर इंटरनेट, भाई इंटरनेट फैसिलिटीज बहुत अच्छी हो गई हैं। पहले हमें एक डाउनलोडिंग करना होता था, 2-2 घंटे लग जाते थे, अब 15 मिनट में 10 मिनट में सेम डाउनलोडिंग हो जाती है। ग्रेट। तो ये ऑल आर द इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि हर एक बंदे की नजर में डेवलपमेंट अलग है। अ कंट्री इज सेड टू बी डेवलप। अब एक कंट्री को डेवलप कब कहा जाता है, जब वहां पर क्या होता है, हाई एजुकेशन, हेल्दी लाइफ, गुड एम्प्लॉयमेंट, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, तो वी सेड कंट्री इज डेवलप। यानी किसी भी कंट्री को हम डेवलप इन्हीं चीजों के बेस पे कहते हैं कि अगर वहां पे अच्छी एजुकेशन है, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, तो यस वो कंट्री एक डेवलप कंट्री है। अब हर एक पर्सन के लिए डेवलपमेंट गोल लेकिन डिफरेंट होता है। माइंड वन थिंग, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल। सबके लिए डेवलपमेंट सेम नहीं होती है। अब जैसे एग्जांपल ले अगर हम एक फार्मर का, अब इसके लिए डेवलपमेंट क्या है, अगर इसको अच्छी क्वालिटी के फर्टिलाइजर मिल रहे हैं, अच्छी अच्छी नई टेक्निक के साथ काम करना आ गया, तो फार्मर के लिए यही डेवलपमेंट है। एक अर्बन गर्ल को अगर अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, बढ़िया बढ़िया इंटरनेट फैसिलिटीज मिल रही हैं, तो उसके लिए ये डेवलपमेंट हो सकता है। और एक विलेज गर्ल जिसको डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, पढ़ने का मौका नहीं मिल रहा, अगर उसको फ्रीडम मिले पढ़ने की, जो वो करना चाहती है करने की, तो उसके लिए ये डेवलपमेंट है। एक बिजनेसमैन, अगर उसकी कंपनी का प्रोडक्ट बहुत अच्छे से बिक रहा है, उसकी सेल बढ़ रही है, तो उसके लिए ये डेवलपमेंट है। कल वो एक प्रोडक्ट बना रहा था, आज वो 2 प्रोडक्ट बना रहा है। कल उसके पास 100 एम्प्लॉइज काम कर रहे थे, आज उसके पास 200 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, यस ये डेवलपमेंट है। एक टीचर, एक टीचर के लिए क्या डेवलपमेंट है, अगर उसका रिजल्ट पहले 90% आ रहा था, अब 95% आ रहा है, 100% आ रहा है, तो टीचर के लिए ये डेवलपमेंट है कि हाँ मेरे रिजल्ट्स बेटर आ रहे हैं। ट्राइबल पीपल, भाई ट्राइबल पीपल के पास तो फैसिलिटीज ही बड़ी कम होती हैं, अगर वहां पे कोई पक्की रोड बन गई ना, उनके लिए ये भी डेवलपमेंट है। हो सकता है कुछ ऐसे ट्राइबल एरियाज हो जहां आज इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं पहुंची हो, अगर आज वहां इलेक्ट्रिसिटी पहुंच जाती है, तो उनके लिए ये भी डेवलपमेंट है। तो अपने दिमाग में अच्छे से एक बात बिठा लीजिए, डिफरेंट पर्सन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल। अब क्वेश्चन आता है ऐसा क्यों सर, उसका रीजन एक ही रीजन है, different people have different development goal because life situation of every person is different। हर पर्सन की लाइफ सिचुएशन डिफरेंट है, उस लाइफ सिचुएशन के हिसाब से उसका डेवलपमेंट गोल कुछ और है। अब एक गांव ऐसा जहां पे बिजली ही नहीं पहुंची है आज की डेट में, उनके लिए डेवलपमेंट गोल क्या है, हमारे गांव में बिजली आ जाए। लेकिन एक एरिया, शहर जो है बहुत अच्छे से डेवलप हो चुका है, तो वहां पे डेवलपमेंट कुछ और हो सकती है कि बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाए, बेटर इंटरनेट फैसिलिटीज हो जाए, तो उनके लिए ये डेवलपमेंट हो सकता है। तो माइंडेड डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन ऑफ एवरी पर्सन। तो एक पर्सन के लिए जो डेवलपमेंट है वो दूसरे के लिए नहीं भी हो सकती। अब एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट है,
डेवलपमेंट फॉर वन पर्सन मे बी डिस्ट्रक्शन फॉर अदर। अरे ये कैसे हो गया सर? भाई एक के लिए वो डेवलपमेंट है और दूसरे के लिए नुकसानदायक है। यस, इज इट? ये भी होता है। अब बड़ा अच्छा एग्जांपल है इसका, आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। अगर किसी एरिया में डैम की कंस्ट्रक्शन हो रही है, अब डैम की जो कंस्ट्रक्शन हो रही है, इट इज रियली गुड, क्योंकि इससे बिजली पैदा होगी और आपका ट्रांसपोर्टेशन इजी हो जाएगा। दैट इज रियली डेवलपमेंट। लेकिन उस डैम को बनाने के लिए हो सकता है बहुत सारे एरिया जो पीपल वहां रह रहे थे उनको डिस्प्लेस किया गया हो, ट्राइबल पीपल को वहां से निकाला गया हो, उनको वहां से घर छोड़ना पड़ गया, उनके अपने बिजनेस बंद हो गए, तो उनके लिए डेवलपमेंट नहीं है, उनके लिए तो डिस्ट्रक्शन है। तो माइंड वन थिंग, डेवलपमेंट फॉर वन पर्सन मे बी डिस्ट्रक्शन फॉर अदर। हो सकता है वो आपके लिए डेवलपमेंट है लेकिन किसी दूसरे के लिए वो डिस्ट्रक्शन हो। तो ये हमने ध्यान रखने कि ऐसा नहीं होता, हर एक की डेवलपमेंट दूसरे के लिए भी डेवलपमेंट हो, उसके लिए डिस्ट्रक्शन भी हो सकती है। अब आगे चलते हैं। अब ये डेवलपमेंट को मेजर कैसे करें? इसको मेजर करने के लिए आपके सिलेबस में दो अप्रोच है, एक वर्ल्ड बैंक अप्रोच है और एक यूएनडी अप्रोच है, यूएनडीपी। अब यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की अप्रोच को हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के बारे में। सो वर्ल्ड बैंक ने कहा अगर आपने किसी भी कंट्री के अंदर डेवलपमेंट को मेजर करना है तो यूज द क्राइटेरिया पर कैपिटा इनकम। यानी वर्ल्ड बैंक ने जो अपनी रिपोर्ट दी उसमें जो उसने अलग अलग कंट्रीज को डेवलपमेंट को मेजर किया, किसके बेसिस पे किया? पर कैपिटा इनकम। अब दिमाग में बिठा लीजिए, मान लो 1 मार्कर क्वेश्चन आ जाए, विच क्राइटेरिया यूज्ड बाय वर्ल्ड बैंक टू मेजर द डेवलपमेंट? दैट इज माय डियर पर कैपिटा इनकम। अब क्वेश्चन आता सर ये पर कैपिटा इनकम क्या है? पर कैपिटा इनकम होती है एक कंट्री के एक पर्सन की ऑन एन एवरेज इनकम। इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? नेशनल इनकम डिवाइड बाय पॉपुलेशन। नेशनल इनकम डिवाइड बाय पॉपुलेशन। अब क्वेश्चन आता है सर ये नेशनल इनकम क्या है? तो पहले इसको ही बता देते हैं मेरे बच्चे। देखिए जब हम बात करते हैं नेशनल इनकम, नेशनल इनकम का मतलब होता है it is sum total of the value of goods and services produced in an economy in an accounting year। एक साल में जितनी भी गुड एंड सर्विस प्रोड्यूस हुई उनकी वैल्यू का सम होता है नेशनल इनकम। व्हाट इज नेशनल इनकम? सम टोटल ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी इन एन अकाउंटिंग ईयर। और इसमें अगर आपकी अब्रॉड से इनकम आ रही है तो हम उसको भी इंक्लूड करते हैं। तो नेशनल इनकम समझ आया? एक साल में जितनी भी गुड एंड सर्विस प्रोड्यूस हुई उन सब की वैल्यू को सम कर दो मेरे बच्चे, दैट इज नेशनल इनकम। और इसमें आपने अब्रॉड की इनकम को भी इंक्लूड करना है। चलो नेशनल इनकम पता लग गया। अब आया सर ये पर कैपिटा इनकम क्या है? पर कैपिटा इनकम होती है पर हेड इनकम, एक सिंगल पर्सन की इनकम ऑन एन एवरेज। एग्जांपल लेते हैं, मान लो मैं कहता हूं मेरी कंट्री के अंदर जो नेशनल इनकम है, सपोज इट इज 5 लाख। टोटल ओवरऑल जो गुड एंड सर्विस प्रोड्यूस हुई एक साल के अंदर उनकी वैल्यू क्या है? 5 लाख, यानी 5 लाख इज माय नेशनल इनकम। और मान लीजिए मेरी कंट्री के अंदर टोटल पर्सन कितने हैं? पॉपुलेशन है दिस इज 500। तो माय डियर दिस विल बी 1000। 5 लाख डिवाइड बाय 500 क्या आ जाएगा? 1000। तो पर कैपिटा इनकम क्या आ गई? दिस इज माय डियर 1000 पर हेड इनकम। एक सिंगल पर्सन की इनकम कितनी है? 1000 रुपए। तो दैट इज माय डियर पर कैपिटा इनकम। 1 मार्कर में टीचर पूछ सकते हैं, आपको आना चाहिए व्हाट इज पर कैपिटा इनकम? नेशनल इनकम डिवाइड बाय पॉपुलेशन। अब आगे चलते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन आता है सर ये क्राइटेरिया है क्या? अभी हम उसी को डिस्कस कर रहे हैं। तो वर्ल्ड बैंक ने पहली बात क्या बोली कि मैंने अगर डेवलपमेंट को मेजर करना है, हम कैसे मेजर करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम। फिर वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कुछ डाटा दिया, डाटा को ध्यान से देखिएगा। वर्ल्ड बैंक ने क्या कहा कि वो कंट्रीज जिनकी इनकम 49,300 यूएस डॉलर है या उससे ज्यादा है, तो उनको हम क्या बोलेंगे? डेवलप्ड कंट्रीज और हाई इनकम कंट्रीज। ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड बैंक ने कंट्रीज को 3 पार्ट में डिवाइड किया है।
रिच कंट्रीज, मिडिल इनकम कंट्रीज एंड पुअर कंट्रीज। हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं डेवलप कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज और अंडर डेवलप कंट्रीज। तो वर्ल्ड बैंक ने क्या बोला कि वो कंट्रीज जिनकी इनकम पर कैपिटा इनकम 49,300 यूएस डॉलर है या उससे ज्यादा है, हम उन्हें क्या कंसीडर करेंगे, डेवलप कंट्रीज। और वो कंट्रीज जिनकी पर कैपिटा इनकम यूएस 2500 डॉलर है या उससे कम है, हम उसे क्या बोलेंगे, अंडर डेवलप और लो इनकम कंट्री। यानी अभी डाटा आपके दिमाग में फिट होना चाहिए। 2500 यूएस डॉलर से नीचे है या उतनी इनकम है तो अंडर डेवलप कंट्री या लो इनकम कंट्री, और जिसकी इनकम 49,300 है उससे ज्यादा है तो वो क्या हो गई, रिच कंट्री। और जो इसके बीच में है यूएस 2500 डॉलर टू यूएस 49,300 डॉलर के बीच में जिन कंट्रीज की इनकम है, हम उन्हें बोलते हैं मिडिल इनकम कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज। बेटे ये डाटा आपके टिप पे होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर इंडिया कहां स्टैंड करता है, इंडिया कहां स्टैंड करता है, हमारी कंट्री है ना इंडिया, तो दिमाग में आ रहा होगा भाई इंडिया का क्या लेवल है। तो आइए मैं बताता हूं आपको। सर इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है 2019 के अकॉर्डिंग इट इज ओनली यूएस 6700 डॉलर। तो आप समझ गए होंगे इंडिया किस में आता है, मिडिल इनकम कंट्रीज के अंदर। और मिडिल में भी कौन सी, लो मिडिल इनकम कंट्रीज, और इसे हम डेवलपिंग कंट्री इसीलिए कहते हैं। यानी ऑन द बेसिस ऑफ वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट इंडिया को आप क्या कहेंगे, डेवलपिंग कंट्री, लो मिडिल इनकम कंट्री। तो आई थिंक क्लियर, याद रखेंगे इंडिया की कितनी है पर कैपिटा इनकम, 6700 इन 2019। अब अगला क्वेश्चन आता है, सर ये जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई क्या बहुत बढ़िया थी, एक्यूरेट थी? नहीं, इसमें कुछ लिमिटेशंस थी, कुछ कमियां थी। वो क्या कमियां थी, आइए बात करते हैं। लिमिटेशंस ऑफ क्राइटेरिया यूज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक। सबसे पहली लिमिटेशन, इट डज नॉट टेल अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। देखो जब भी कभी हम एवरेज निकालते हैं ना, तो एवरेज की सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक होता है ना, कभी भी अगर हम एवरेज निकालते हैं तो उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है कि एवरेज हमें कभी ये नहीं बताती कि इनकम किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे यहां पे हम दो कंट्री का केस लेते हैं, वन इज कंट्री एक्स एंड अदर इज कंट्री वाई। अब इसके अंदर ये 5 लोग हैं ए बी सी डी ई, और वाई कंट्री के अंदर भी 5 लोग हैं ए बी सी डी ई। ये इनकी इनकम लिखी हुई है 115, 120, 110, 130, 125, यानी कि टोटल इनकम, यानी कि जिसको मैं नेशनल इनकम भी कह सकता हूं। ए टोटल इनकम का मतलब यहां पे हो गया नेशनल इनकम। जो नेशनल इनकम है कंट्री एक्स की कितनी है, 600, और कंट्री वाई की भी नेशनल इनकम कितनी आ रही है, 600। और दोनों की जब मैंने पर कैपिटा इनकम निकाली, क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, नेशनल इनकम डिवाइड बाय पॉपुलेशन, और दोनों कंट्रीज में पॉपुलेशन क्या है, दैट इज माय डियर 5 पीपल। तो 600 डिवाइड बाय 5, यानी दोनों में पर कैपिटा इनकम कितनी आ गई, 120। अब ध्यान से मेरी बात समझिएगा, एवरेज इनकम यानी कि पर कैपिटा इनकम, इसी को बोलते हैं हम एवरेज इनकम। ध्यान रखिएगा, पर कैपिटा इनकम और एवरेज इनकम वन एंड द सेम थिंग। अब एवरेज इनकम दोनों कंट्रीज में क्या आ रही है, सेम, दैट इज 120 एंड 120। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी कंट्री की सिचुएशन बेटर है, तो मेरे को लगता है इजीली वन पर्सन कैन से ए कंट्री, एक्स कंट्री इज बेटर। व्हाई एक्स कंट्री इज बेटर? क्योंकि यहां पे सबकी जो इनकम है मोर और लेस इक्वल है, यानी जो इनकम है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। आप देखिए 115, 120, 110, 130, 125 सब 120 के आसपास है। लेकिन यहां अगर हम देखें 20, 50, 60, 70 और ये एक पर्सन अकेला 400, यानी कि यहां पे इनक्वालिटी ऑफ इनकम बहुत ज्यादा है, यानी इनकम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा इनकम है और कुछ लोग बेचारे बहुत ज्यादा गरीब हैं। तो यानी कि आपको
अब अगर हम एवरेज इनकम क्राइटेरिया देखते तो हम क्या कहते कि दोनों कंट्रीज में क्या है, इनकम 120 एवरेज इनकम है, ओके लेवल सेम है। पर एक्चुअली सिचुएशन सेम नहीं है। यहां पे इनकम इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहां पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये पहली लिमिटेशन है कि एवरेज इनकम कभी इनकम किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है इसके बारे में हमें नहीं बताती। अब आगे चलते हैं मेरे बच्चे। नेक्स्ट आता है देयर आर मेनी अदर फैक्टर विच अफेक्ट द डेवलपमेंट। और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो डेवलपमेंट को इफेक्ट करते हैं, जैसे कि आपकी कंट्री में इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट कितना है। इन्फेंट मॉर्टेलिटी क्या बताता है, बेसिकली जो बच्चे हमारे पैदा होते हैं 1 ईयर की एज से पहले जिनकी डेथ हो जाती है पर 1000, हम उसे बोलते हैं इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। आगे जाके भी डिटेल में बताऊंगा मैं इसके बारे में आपको। और ये बेसिकली क्या दिखाता है, हेल्थ स्टेटस। जितना ये रेट कम होगा इसका मतलब उतनी हेल्थ फैसिलिटीज बेटर है। मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट ये क्या बताता है कि जब मदर अपने बच्चा तो पैदा करती हैं उस समय 1000 मदर के पीछे कितनी मदर की डेथ हो जाती है। तो ये भी जितना कम होगा उतना हेल्थ स्टेटस बेटर है। तो लिटरेसी लेवल, कितने लोग लिटरेट हैं, हेल्थ केयर के हेल्थ फैसिलिटीज किस तरह की है, इन सब चीजों के बारे में कहीं भी एवरेज इनकम से पता नहीं चलता। देखो ये सारे इंडिकेटर क्या शो कर रहे हैं, डेवलपमेंट। अगर आपकी कंट्री में इन्फेंट मॉर्टेलिटी कम हो रहा है, मैटरनल मॉर्टेलिटी कम हो रहा है, लिटरेसी लेवल बढ़ रहा है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज बढ़ रही हैं, तो दे ऑल आर द इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट। लेकिन एवरेज इनकम में इसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं चलता। तो ये भी इसकी एक लिमिटेशन है। फिर उसके बाद आगे चलते हैं। इट इज एस्टिमेटेड इन डोमेस्टिक करेंसी ऑफ ईच कंट्री। सर हम जब भी पर कैपिटा इनकम निकालते हैं, अब इंडिया में पर कैपिटा इनकम किसकी टर्म में निकलेगी, रुपए की टर्म में। यूएसए में पर कैपिटा इनकम किसकी टर्म में निकलेगी, डॉलर की टर्म में। अब हर करेंसी जो है वो अपनी जो अपनी डोमेस्टिक करेंसी है उसकी टर्म में हर कंट्री अपनी पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट करती है। तो उससे एग्जैक्ट हमें परचेजिंग पावर के बारे में पता नहीं चलता। देखो ना, डॉलर की परचेजिंग पावर अलग है। डॉलर क्या है, एक डॉलर 80 रुपए का है, उसकी परचेजिंग पावर बहुत ज्यादा है। अब एक रुपये में, एक रुपए की जो परचेजिंग पावर है एज कंपेयर टू डॉलर बहुत कम है। अब इंडिया में पर कैपिटा इनकम मेजर की जा रही है रुपीस में, एंड यूएसए में पर कैपिटा इनकम मेजर की जा रही है डॉलर में। तो उसकी एग्जैक्ट परचेजिंग पावर को इसलिए मेजर करना पॉसिबल नहीं होता, उसके बारे में पता नहीं चलता। Then it does not tell about the availability of various services and public facilities। देखो कुछ कंट्रीज के अंदर ना बहुत अच्छी अच्छी पब्लिक फैसिलिटीज होती हैं और बहुत सारी ऐसी सर्विसेज होती हैं जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे लिए जरूरी है और हमारी डेवलपमेंट को इंडिकेट करती हैं। तो क्या वो आपकी कंट्री में है, इसके बारे में भी पर कैपिटा इनकम से हमें पता नहीं चलता। जैसे कि कंट्री में पीस है या नहीं है, पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट है या नहीं है, इक्वल ट्रीटमेंट किया जा रहा है सब लोगों को कि नहीं, कि डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं है, पब्लिक फैसिलिटी लाइक ट्रांसपोर्ट, सिक्योरिटी, ये सब चीजें इजीली अवेलेबल है या नहीं है। अब ये सब चीजें भी हमारी डेवलपमेंट को इफेक्ट करती हैं, लेकिन पर कैपिटा इनकम में क्राइटेरिया में इनके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं चलता। तो ये भी इसकी एक लिमिटेशंस रहती है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हमने जो क्राइटेरिया लिया अभी उसमें क्या बताया गया कि हमने कंट्रीज को 3 पार्ट में डिवाइड किया। वर्ल्ड बैंक की बात कर रहा हूं, डेवलप कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज, अंडर डेवलप कंट्रीज। यहां आप कह सकते हैं रिच कंट्रीज, मिडिल इनकम कंट्रीज और लो इनकम पुअर कंट्रीज। ओके, अब यहां पे एक लाइन लिखी गई, वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट में एक लाइन थी, उसमें ये बोला गया कि जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं हम उन्हें डेवलप कंट्रीज नहीं कहेंगे, जबकि उनकी इनकम का लेवल जो था वो काफी ज्यादा था, एंड दे कम इन द क्राइटेरिया ऑफ डेवलप कंट्रीज। मतलब उनकी इनकम 49,300 यूएस डॉलर से ज्यादा है, लेकिन हम फिर भी उनको डेवलप कंट्रीज नहीं कहेंगे। यहां पे क्वेश्चन आता है क्यों मिडिल ईस्ट कंट्रीज को डेवलप कंट्रीज नहीं कहा जाता, जबकि उनकी जो इनकम है वो 49,300 यूएस डॉलर से ज्यादा है। इसके पीछे रीजन है, नंबर 1, इन कंट्रीज के अंदर ये स्मॉल कंट्रीज है जहां पे रिच और पुअर के बीच में जो गैप है वो बहुत ज्यादा है। पहला रीजन,
कि यहां पर ठीक है पर कैपिटा इनकम तो बहुत अच्छी है, लेकिन इनइक्वालिटी ऑफ इनकम बहुत ज्यादा है। कुछ लोग बहुत ज्यादा अमीर है और कुछ लोग बहुत गरीब है। सेकंड, इनका सोर्स ऑफ इनकम जो है दैट इज ओनली वन सोर्स, और कौन सा है? ऑयल प्रोडक्शन। ये सारी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है और इनकी इनकम का सोर्स एक ही है, दैट इज ऑयल। अब ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री की इनकम का सोर्स एक ही होने के कारण भी इनको डेवलप नहीं कहा जाता। देखो डेवलपमेंट का मतलब क्या है? जब आपके बहुत सारी चीजें डेवलप हो रही हैं, सिर्फ एक ऑयल आप प्रोड्यूस कर रहे हो और आपकी कंट्री में कुछ है ही नहीं, तो आप डेवलप नहीं माने जाओगे। और फिर यहां पे जो वेल्थ है वो बड़ी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इसी कारण से हम इनको रिच कंट्रीज नहीं कहते, डेवलप कंट्रीज नहीं कहते, जबकि इनकी इनकम उस वो 49,300 यूएस डॉलर से ज्यादा है। तो ध्यान रखेंगे, यानी अब आपको एक बात समझ आ गई होगी कि इनकम इज नॉट ओनली क्राइटेरिया टू मेजर द डेवलपमेंट। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। केरला विद लोअर पर कैपिटा इनकम हैज ए बेटर ह्यूमन डेवलपमेंट रैंकिंग देन पंजाब। ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन कहता है केरला की जो पर कैपिटा इनकम है वो कम है, लेकिन फिर भी ह्यूमन डेवलपमेंट रैंक इसका बेटर है एज कंपेयर टू पंजाब एंड बिहार। देख सकते हैं, ये देखो सामने टेबल डाटा दिया हुआ है। इस डाटा में नजर आ रहा है कि अगर हम तीनों की पर कैपिटा इनकम देखें तो हरियाणा की पर कैपिटा इनकम सबसे ज्यादा है, एंड दैट इज 2,36,147, जबकि केरला की 2,04,105 एंड बिहार 40,982। यानी कि अगर हम कंपेयर करते हैं तो हम देख रहे हैं कि केरला की जो इनकम है पर कैपिटा इनकम हरियाणा से कम है, लेकिन जब हम इसकी ह्यूमन डेवलपमेंट रैंक की बात करते हैं तो केरला का हरियाणा से बेटर है। वो क्यों है, इसके लिए एक और टेबल हम देखेंगे तो उससे क्लियर हो जाएगा। आइए देखते हैं। अब इस टेबल में क्या दिखाया है, ध्यान दीजिएगा। इस टेबल को स्टडी करने से पहले मैं आपको तीन टर्म्स के बारे में बताऊंगा, दोबारा वापस आऊंगा इस टेबल के ऊपर। ये तीन टर्म्स पहले हम समझेंगे, मैंने कहा था ना बाद में बताऊंगा, लीजिए टाइम आ गया। एक टर्म होती है इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, IMR। ये क्या होता है? ये बताता है इट इज नंबर ऑफ डेथ ऑफ इन्फेंट्स अंडर 1 year old पर 1000 लाइफ बर्थ। भाई जो बच्चे पैदा होते हैं और 1 साल से पहले 1000 बच्चों के पीछे जितने बच्चों की डेथ हो जाती है, हम उसे बोलते हैं इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। यानी वो बच्चे जो अपना फर्स्ट बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं कर पाए। 1000 बच्चे पैदा हुए, लेकिन उनमें से 200 बच्चे मर गए 1 साल से पहले ही, तो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट क्या होगा? इट विल बी 200। और अगर सिर्फ 50 बच्चे मरते हैं 1000 के पीछे तो IMR क्या होगा? ओनली 50। जितना ये कम होगा इसका मतलब मेरी कंट्री में उतना हेल्थ स्टेटस बेटर है। तो ये पहला आपको क्लियर हो गया होगा IMR क्या होता है। सेकंड टर्म हम यूज करने वाले हैं लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट हमें क्या बताता है? टोटल परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ एन एरिया एट ए पर्टिकुलर टाइम एज 7 year और अबव। 7 साल और उससे ज्यादा एज के कितने परसेंट बच्चे उस एरिया के लिटरेट हैं। आप लिटरेट का मतलब समझते हैं क्या होता है? लिटरेट का मतलब होता है हु कैन राइट, हु कैन रीड। लिटरेसी की डेफिनेशन याद रख लेना, किसको बोलते हैं लिटरेट? जो पढ़ सकते हैं और जो लिख सकते हैं, हम उन्हें लिटरेट कहते हैं। तो 7 year या उससे ज्यादा के कितने लोग ऐसे हैं, कितने परसेंट लोग ऐसे हैं जो पढ़ सकते हैं या लिख सकते हैं, दैट इज इंडिकेटेड बाय लिटरेसी रेट। एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए 7 और अबव के बच्चे हैं मेरी कंट्री के अंदर, सपोज 5 लाख। कितने बच्चे हैं? 5 लाख, 7 year एंड अबव। अब इनमें से मान लेते हैं 2,50,000 बच्चे, यानी कि आधे बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं। तो इट मींस जो लिटरेसी रेट होगा दैट विल बी 50%। तो क्लियर बच्चे, एक 7 year और अबव एज के जितने भी ओवरऑल लोग हैं, बच्चे हैं या बड़े हैं जो भी हैं, उनमें से जितने परसेंट लोग पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, ये कौन इंडिकेट करता है? लिटरेसी रेट। तो आई थिंक अब आप समझ गए होंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिटरेसी रेट।
फिर आगे चलते हैं, फिर आता है नेट अटेंडेंस रेशियो। सर ये क्या होता है? इट इज टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 14 एंड 15। प्लीज याद रखिएगा, ये 14 और 15 साल के बच्चों की सिर्फ बात हो रही है। 14 और 15 इयर्स की एज के जो बच्चे हैं, उनमें से कितने परसेंट बच्चे स्कूल के अंदर एनरोल होते हैं, स्कूल को अटेंड करने जाते हैं, ये बताता है नेट अटेंडेंस रेशियो। फिर बता रहा हूं, एज ग्रुप ऑफ 14 एंड 15 इयर्स, 14 और 15 साल के जितने भी बच्चे हैं, उनमें से कितने परसेंट बच्चे स्कूल को अटेंड करते हैं, ये कौन बताएगा? नेट अटेंडेंस रेशियो। फिर समझ लेते हैं, मान लीजिए 14 और 15 इयर्स के मेरे कंट्री के अंदर कितने बच्चे? सपोज 2 लाख। देयर आर 2 लाख स्टूडेंट्स इन द एज ऑफ 14 एंड 15। और मान लेते हैं इनमें से 1,60,000 बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल में जाते हैं, स्कूल अटेंड करते हैं। तो मैं अगर परसेंटेज निकालूंगा तो ये आएगा 80%। तो 80% क्या हुआ? दैट इज माय डियर नेट अटेंडेंस रेशियो। क्या हुआ 80%? नेट अटेंडेंस रेशियो कि 14 और 15 ईयर की एज ग्रुप के 80% बच्चे स्कूल अटेंड करते हैं। इसका ये मतलब होता है। और ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं? एजुकेशन स्टैंडर्ड। जितनी ये रेशियो ज्यादा होगी, इसका मतलब एजुकेशन लेवल हमारी कंट्री का उतना बेटर है। तो आइए वापिस चलते हैं, मैं आपको डिस्कस करने वाला था केरला। तो केरला वाली स्टोरी से पहले वापिस हम आ गए। हमने बताया आपको इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट के बारे में, लिटरेसी रेट के बारे में और नेट अटेंडेंस रेशियो के बारे में। अब ध्यान दीजिएगा कि मैंने क्वेश्चन क्या था, वापिस अपने क्वेश्चन पे आएंगे। हमारा क्वेश्चन ये था कि भाई हमने ये देखा कि हमारा केरला में पर कैपिटा इनकम तो कम है, लेकिन केरला का जो रैंक है, डेवलपमेंट रैंक, ह्यूमन डेवलपमेंट रैंक, वो उसमें बेटर है, पंजाब से भी और बिहार से भी। क्यों है? आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। सर केरला में सिर्फ 7 है, हरियाणा में 30 है एंड बिहार में 32। यानी कि जब 1000 बच्चे पैदा होते हैं तो 1 साल की एज से पहले केरला में सिर्फ 7 बच्चों की डेथ होती है, जबकि हरियाणा में 30 और बिहार में 32। यानी यहां पे केरला इनसे आगे निकल गया। हेल्थ फैसिलिटीज यहां बेटर है, नजर आ रही है। लिटरेसी रेट में अगर देखें, हरियाणा में इट इज 82%, केरला 94% एंड बिहार ओनली 62%। तो यहां भी केरला एजुकेशन में भी इनसे आगे निकल गया। 94% पीपल आर लिटरेट इन केरला, जबकि बाकी दोनों स्टेट्स के अंदर काफी कम है। नेट अटेंडेंस रेशियो की बात करें, अगेन मैक्सिमम इन केरला 83%, जबकि हरियाणा में सिर्फ 61% है और बिहार में इससे भी कम है 43%। तो आई थिंक नाउ यू अंडरस्टैंड कि केरला में ठीक है पर कैपिटा इनकम कम जरूर थी, लेकिन इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट बेटर है, लिटरेसी रेट भी बेटर है और नेट अटेंडेंस रेशियो भी बेटर है। यानी हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटीज केरला में दोनों स्टेट के मुकाबले ज्यादा अच्छी है। इसीलिए केरला का जो स्टेटस है वो ह्यूमन डेवलपमेंट रैंक जो है वो बेटर है। तो आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड द आंसर। क्लियर है मेरे बच्चे? अब ये हमें समझ आ गया, IMR लिटरेसी रेट भी समझ आ गया, नेट अटेंडेंस रेशियो भी आ गया। अब एक बात अब आपको समझ आ जानी चाहिए, मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड एंड सर्विसेज दैट वन नीड। ये CBSE में क्वेश्चन आया हुआ है भाई, ध्यान से सुन लो। कहता मनी अगर आपकी जेब में है ना, आप हर वो चीज नहीं खरीद सकते जो आप चाहते हैं। इट मींस मनी इज समथिंग बट नॉट एवरीथिंग। एब्सोल्युटली राइट। अच्छा आप बताइए, क्या मनी से आप एक अच्छी हेल्थ खरीद सकते हैं? आप जितना मर्जी पैसा है आपके पास, क्या मनी से आप एक अच्छी हेल्थ खरीद सकते हैं? आपका आंसर आएगा नो सर। अच्छा चलिए दूसरा क्वेश्चन, क्या मनी से आप पीस खरीद सकते हैं कंट्री के अंदर? आप पैसा दें और पाकिस्तान इंडिया की जो लड़ाई है खत्म हो जाए, चाइना के साथ जो हमारे पंगेबाजी है खत्म हो जाए, इज इट पॉसिबल? क्या मनी से आप पीस खरीद सकते हैं? मतलब ही नहीं, नॉट एट ऑल। पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट,
आप जाके देखो दिल्ली में कितना बुरा हाल है, और सबसे ज्यादा पैसा कमा रहे हैं लोग दिल्ली में। तो क्या मनी से उन्होंने पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट खरीद लिया? नॉट एट ऑल। इक्वल ट्रीटमेंट, आज भी हमारे देश में डिस्क्रिमिनेशन है, सबको इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता, मेल फीमेल में डिस्क्रिमिनेशन होती है, इवन एससीबीसी के साथ कई एरियाज के अंदर डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। तो क्या सबको इक्वल ट्रीटमेंट किया जाए? क्या इस चीज को आप पैसे से खरीद सकते हैं? आंसर आएगा नहीं। फ्रीडम, क्या आप फ्रीडम खरीद सकते हैं इसके साथ? नॉट एट ऑल। एंड पब्लिक फैसिलिटीज, यस, ये आपको गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करती है, लाइक पुलिस सर्विसेज, डिफेंस। क्या आप मनी से इसे खरीद सकते हैं? नॉट एट ऑल। तो एक बात क्लियर हो जानी चाहिए, मनी इन योर पॉकेट कैन बाय ईच, कैन नॉट बाय ईच एंड एवरीथिंग। ओके, मनी इज समथिंग बट इट इज नॉट एवरीथिंग। तो बी केयरफुल, वी कैन बाय, वी कांट बाय एनीथिंग विद द हेल्प ऑफ मनी। अब आपको समझ आ गया होगा कि बिसाइड इनकम देयर कैन बी अदर गोल्स आल्सो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनकम ही गोल है, भाई इनकम अच्छी हो गई तो हम डेवलप कर गए। ओके, देयर कैन बी अदर गोल्स आल्सो। हमें क्या चाहिए? इनकम के साथ साथ हमें चाहिए फ्रीडम। मान लीजिए कहीं पे हम काम करने जाते हैं ना, जॉब करने जाते हैं, हमें क्या चाहिए? हम काम भी करें और हमें थोड़ी फ्रीडम हो, ऑटोनॉमी हो। देन इक्वल ट्रीट किया जाए, कोई डिस्क्रिमिनेशन हमारे साथ ना की जाए। एवरी पर्सन नीड द सिक्योरिटी चाहिए हमें, हमारा फ्यूचर सिक्योर हो। पीस चाहिए हमें, यस, इनकम के साथ साथ पीस भी तो चाहिए भाई। एंड देन रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर, हम चाहते हैं लोग हमारी रिस्पेक्ट भी करें, ये भी हमारा गोल है। एंड गुड हेल्थ, हर कोई चाहता है भैया मेरी सेहत अच्छी हो, क्योंकि अगर हेल्थ अच्छी नहीं है, जितनी मर्जी वेल्थ हो आपके पास, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, आप उसको यूज ही नहीं कर पाओगे। तो यस माय डियर, इनकम इज नॉट द सिंगल गोल। इनकम के अलावा और भी हमारे गोल होते हैं, फ्रीडम, इक्वल ट्रीटमेंट, सिक्योरिटी, पीस, रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स, गुड हेल्थ, दे ऑल आर द गोल्स जो हमें चाहिए। तो इनकम इज नॉट ओनली द सिंगल गोल। अब आता है क्वेश्चन, सर पब्लिक फैसिलिटीज क्या होती है? व्हाट आर द पब्लिक फैसिलिटीज? देखो बड़ा सिंपल है, पब्लिक फैसिलिटीज होती हैं वो बेसिक फैसिलिटीज जो हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, और इनको प्रोवाइड करना गवर्नमेंट की ही ड्यूटी होती है। क्या होती है पब्लिक फैसिलिटीज? वो बेसिक फैसिलिटीज लाइक रोड्स, फूड, हेल्थ, इलेक्ट्रिसिटी, सैनिटेशन, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, शेल्टर, सिक्योरिटी, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, ये सब हमें चाहिए। ये सब बेसिक फैसिलिटीज हैं, और ये हमें कौन प्रोवाइड करता है? गवर्नमेंट। और इसी को बोलते हैं पब्लिक फैसिलिटीज। पब्लिक फैसिलिटीज मींस बेसिक फैसिलिटीज जो हमें कौन प्रोवाइड करती है? गवर्नमेंट, ताकि हम अच्छे से एक अपनी अच्छी जिंदगी जी सके, आराम से जी सके, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड राइज कर सके। तो ये होती है पब्लिक फैसिलिटीज, और इनको लोग कलेक्टिवली कंज्यूम करते हैं। ये किसी के इंडिविजुअल के लिए नहीं होती हैं, इनको लोग इकट्ठे यूज करते हैं, कलेक्टिव कंजप्शन के लिए होती है। जैसे रोड्स हैं, उन्हें सब इकट्ठे यूज कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने पार्क बना दिया, सब उसको यूज कर रहे हैं, ब्रिज बना दिया, सब उसको यूज कर रहे हैं, रेलवे, सब उसको यूज कर रहे हैं। तो दीज आर बेसिकली फॉर कलेक्टिव कंजप्शन। हम इन्हें बोल देते हैं पब्लिक फैसिलिटीज। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा क्या होती है पब्लिक फैसिलिटीज। पुलिस स्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन, प्लेग्राउंड, वाटर, हॉस्पिटल, स्कूल, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब क्या है? ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज। जो कौन प्रोवाइड करते हैं? गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है पब्लिक को। अब क्वेश्चन आता है, पब्लिक फैसिलिटीज की एडवांटेज क्या है भाई, क्यों प्रोवाइड की जाती है? भाई नंबर वन रीजन, इट इज द चीपेस्ट वन। सर ये बहुत चीप होती है, अगर गवर्नमेंट इन ना प्रोवाइड करे तो ये इतनी कॉस्टली हो कि आम गरीब आदमी इसको अफोर्ड ही ना कर पाए। तो सबसे पहले एडवांटेज क्या है कि गवर्नमेंट लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करती है, तो ये हमें चीपेस्ट वे में मिलती है, बहुत सस्ती मिलती है। आज आप देखते हो ना, हम मेट्रो वगैरह में सफर करते हैं, दिल्ली में जाते हैं, कितना चीप है। इट इज बिकॉज गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग। एंड देन अफोर्डेबल, डेफिनेटली क्योंकि गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है,
इसी कारण हमारे जो पुअर पीपल है इसको अफोर्ड कर पा रहे हैं, अदरवाइज वो उसको अफोर्ड ही नहीं कर पाते। पब्लिक फैसिलिटी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है इसीलिए चीपेस्ट है, और चीपेस्ट है इसीलिए वो उसको अफोर्ड कर पा रहे हैं। एंड रीचेबल, सो बहुत सारी एसेंशियल सर्विस जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, पुलिस सर्विस, एजुकेशन सर्विस आज पुअर पीपल तक तभी पहुंच पाई है, तभी रीचेबल है, क्योंकि उसे कौन प्रोवाइड कर रहे हैं? गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। क्योंकि इनका मोटिव कभी भी प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता, इनका मेन मोटिव क्या होता है? वेलफेयर ऑफ द पब्लिक, लोगों के वेलफेयर के लिए प्रोवाइड की जाती है। तो इसीलिए ये आपके पास पुअर पीपल के पास, इवन मीडियोकर्स के पास रीचेबल है, वहां पहुंच पा रही है। अब चलते हैं आगे, BMI, बॉडी मास इंडेक्स। ये ना आपके एक एक्टिविटी है बुक के अंदर, तो पेपर में आने के चांसेस तो कम हैं, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए। मे बी टीचर 1 मार्क में कभी पूछ ले, क्योंकि एनसीईआरटी का पार्ट है, तो पता होना चाहिए व्हाट इज बॉडी मास इंडेक्स। देखो ये एक मेजर होता है जिसके थ्रू हम बॉडी की फैट को मेजर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइट एंड वेट, और इससे हमें ये पता लगता है कि वो पर्सन अंडरवेट है, हेल्दी है, ओवरवेट है, ओबेस है, या बहुत ज्यादा ओबेस है। तो यानी कि बॉडी मास इंडेक्स के थ्रू आप ये मेजर कर सकते हैं कि जो पर्सन जिसकी हम बात कर रहे हैं वो क्या है। मैंने क्या बताया? अंडरवेट है, हेल्दी है, ओवरवेट है, या ओबेसिटी आई हुई है। यू कैन मेजर दैट। अब इसका तरीका क्या होता है, आइए डिस्कस करते हैं हाउ वी कैन मेजर द बॉडी मास इंडेक्स। सर ये फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, वेट ओवर हाइट। और ध्यान रखना है वेट किस में लेना है? केजीज में। अगर कभी आपको न्यूमेरिकल आ जाए, वैसे कम चांस है, ग्राम्स में दिया हो तो आपने केजी में कन्वर्ट कर लेना है, और हाइट आपने हमेशा मीटर में लेनी है। अगर इनके सेंटीमीटर में है तो अगेन आप उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो फॉर्मूला क्या है? वेट ओवर हाइट स्क्वायर। अब मान लेते एग्जांपल लेके दिखाते हैं आपको। मान लो एक पर्सन का वेट है 75 केजीज और उसकी हाइट है 1.77 मीटर। तो बॉडी मास इंडेक्स कैसे मेजर होगा माय डियर? इसका सिंपल क्राइटेरिया रहेगा, वेट 75 डिवाइड बाय हाइट 1.77 इंटू 1.77, तो ये आ जाएगा 23.96। तो बॉडी मास इंडेक्स की वैल्यू क्या आ गई? 23.96। अब हमें कैसे पता लगेगा कि ये पर्सन हेल्दी है, ओवरवेट है, अंडरवेट है, ओबेसिटी है? तो इसके लिए सर ये हमारे पास क्राइटेरिया है, ध्यान से देख लीजिए। सर अगर इसकी वैल्यू आती है लेस देन 18.5, अब मेरे बच्चे ये आपको याद रखने की इतनी जरूरत तो नहीं है, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए जरूर पता होना चाहिए। अगर इसकी वैल्यू आती है लेस देन 85 तो पर्सन इज अंडरवेट। अगर इसकी वैल्यू आती है 18.75 टू 24.9, जैसे हमारे भी केस में आई है, तो इसको बोलेंगे पर्सन इज हेल्दी, एक्यूरेट, बिल्कुल ठीक है। अगर ये वैल्यू 25 से 29.99 के बीच में आती है तो पर्सन है ओवरवेट, और अगर उसकी वैल्यू आती है 30 टू 39.9 तो पर्सन है ओबेस, बड़ा मोटापा आ गया भाई। और अगर उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 40 इक्वल टू 40 है तो सेवर ओबेस, यानी बहुत ज्यादा मोटापा आ गया है, ओवर फैट है। तो वी कैन मेजर दिस विद द हेल्प ऑफ दिस बॉडी मास इंडेक्स। फिर एक बार बता रहा हूं, बड़ा सिंपल है। अगर वैल्यू आती है लेस देन 18.5 तो माय डियर अंडरवेट, 18.5 से लेके 24.9 तो पर्सन इज हेल्दी, 25 से लेके 30 के बीच में अगर आ रही है तो पर्सन इज ओवरवेट, और अगर 30 टू 49.9 है तो ओबेसिटी है, और अगर मोर देन 40 है तो ओवर ओबेसिटी है। तो उसको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। तो दिस इज माय डियर हाउ टू मेजर बॉडी मास इंडेक्स। अब बात करते हैं हम यूएनडीपी की। मैंने आपको बताया ना, डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए हमें 2 क्राइटेरिया दिए गए। वन वाज द वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट एंड सेकंड इज माय डियर यूएनडीपी रिपोर्ट, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इन्होंने अपनी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट दी और इसमें भी इन्होंने कंपेयर किया अलग अलग कंट्रीज के अंदर डेवलपमेंट को, लेकिन इन्होंने सिर्फ पर कैपिटा इनकम को कंसीडर नहीं किया। अब वर्ल्ड बैंक ने क्या किया था? वर्ल्ड बैंक हैज टेकन ओनली वन क्राइटेरिया एंड दैट वाज माय डियर पर कैपिटा इनकम। पर ऐसा नहीं है,
इन्होंने इसके अलावा पर कैपिटा इनकम तो लिया ही लिया, इसके साथ साथ लिया लिटरेसी रेट, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। यानी अब ध्यान दीजिएगा, लिटरेसी रेट और ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो किसको शो करता है? एजुकेशन को। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ ये शो करता है हेल्थ स्टेटस को। तो इन्होंने यानी कि एजुकेशन और हेल्थ को भी वेटेज दी कि पर कैपिटा इनकम इज नॉट ओनली क्राइटेरिया। अब पीछे देखा ना हमने, उसकी बहुत सारी लिमिटेशंस थी। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए यूएनडीपी ने कहा नहीं, हम पर कैपिटा इनकम अकेला नहीं लेंगे, हम इसके साथ साथ एजुकेशन और हेल्थ को भी देखेंगे। और इसके लिए तीनों चीजों को ध्यान में रखते हुए इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट की। अब ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट थी उसमें इन तीनों को आधार लिया, किस किस को लिया? हेल्थ स्टैंडर्ड को, एजुकेशन स्टैंडर्ड को, और साथ में लिया पर कैपिटा इनकम को, लिविंग स्टैंडर्ड वगैरह को। और फिर इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट दी उसमें इन्होंने एक प्रिपेयर किया ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ध्यान दीजिएगा, यूएनडीपी की रिपोर्ट कौन सी आई? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट में इन्होंने क्या प्रेजेंट किया? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसमें अलग अलग कंट्रीज को रैंकिंग दी गई 1 2 3 4 ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेवलपमेंट। ध्यान दीजिएगा, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में क्या प्रेजेंट किया गया? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। और इसमें हर कंट्री को एक रैंक दिया गया 1 2 3 4 5 लाइक दैट। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस था। वर्ल्ड बैंक ने क्या किया? ओनली पर कैपिटा इनकम लिया। इन्होंने क्या लिया? लिटरेसी रेट भी लिया, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो भी लिया, लाइफ एक्सपेक्टेंसी को भी लिया अलॉन्ग विद पर कैपिटा इनकम। उन्होंने कंट्रीज को 3 पार्ट में डिवाइड किया था, डेवलप कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज, अंडर डेवलप कंट्री। और ये डिवाइड नहीं कर रहे, ये रैंक कर रहे हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन। और इसके बेस पे आप देख सकते हैं इंडिया को क्या रैंकिंग मिली। ये हमारा 2019 का है। तो ये देखो, इन्होंने सबसे पहले पर कैपिटा इनकम लिया, ग्रॉस नेशनल इनकम लिया, लाइफ एक्सपेक्टेंसी को लिया, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग को लिया। और अब एसडीआई रैंक देखो, इंडिया का क्या है? इट इज ओनली 130। क्या रैंक आया इंडिया का? इट इज जस्ट 130। हमारी जो पर कैपिटा इनकम है इट इज 6,681 एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी 69.7 एंड मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग 6.5। और आप देखो, आपको देख के हैरानगी होगी, श्रीलंका इज अहेड। श्रीलंका हमारे से आगे है। देखो ना, उसकी जो इनकम हमारे से ज्यादा है, हमारे 6,000 समथिंग है, उसकी 12,000 समथिंग है। हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 69.7 है, उसकी 77 है, यहां भी हमारे से बेटर है। और मीन ईयर स्कूलिंग हमारा 6.5 है, उनका 10.6 है। और इसीलिए श्रीलंका का जो रैंक है 73 है। माइंड वन थिंग, इंडिया से डेवलपमेंट में श्रीलंका काफी आगे है। तो यहां से हमें समझ आया कि ये यूएनडीपी रिपोर्ट ने किस तरह से कैटेगराइज किया, रैंकिंग किया अलग अलग कंट्रीज को। अब आता है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये लास्ट टॉपिक है हमारा, बट नॉट द लीस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। चलिए मैं ना आपसे क्वेश्चन पूछता हूं। हमारी कंट्री में इनकम बड़ी तेजी से बढ़ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा अच्छे से ग्रो कर रहा है, कम्युनिकेशन मींस बहुत बढ़िया डेवलप हो रहे हैं, लोग एजुकेटेड भी होते जा रहे हैं, लेकिन इन्वायरमेंट में पोल्यूशन लगातार बढ़ता जा रहा है। जैसे कि दिल्ली में हम देख रहे हैं कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया। मेट्रो सिटी है हमारी, कैपिटल है, और वहां पे सांस लेना भी मुश्किल हो गया, एयर क्वालिटी इतनी डाउन हो गई। तो क्या ये डेवलपमेंट है? एब्सोल्युटली आपका आंसर आएगा नो। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं। आज हमारे पास पेड़ पौधे हैं, आसपास अच्छे से हम ऑक्सीजन ले पा रहे हैं, बेटर सिचुएशन है फिर भी, और आने वाले टाइम में अगर कोई पेड़ पौधा ही ना रहे, हमारी जनरेशन को हम बताएं कभी पेड़ हुआ करते थे, तो क्या ये डेवलपमेंट है? आपका अगेन आंसर आएगा सर नो। बिल्कुल माय डियर, इसी कंसेप्ट को लेके बना ये टॉपिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट दो बातों पे स्ट्रेस डालता है। नंबर 1, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कंसेप्ट है कि भैया डेवलपमेंट तो हो, प्रेजेंट जनरेशन को बेनिफिट तो मिले, बट इट शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ फ्यूचर जनरेशन। क्या कहता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट?
we take care of the needs of present generation without compromising the need of the future generation. हमने प्रेजेंट जनरेशन की नीड्स को फुलफिल करना है, सेटिस्फाई करना है, लेकिन फ्यूचर जनरेशन की कॉस्ट पर नहीं करना. इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं, इन सिंपल वर्ड, इट रेफर्स टू दैट प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट which can be sustained over a long period of time without excessive exploitation of the resources. भाई आप लंबे समय तक डेवलपमेंट करें, लेकिन रिसोर्सेज की एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन नहीं होनी चाहिए, एंड विद मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट इन टर्म ऑफ इन्वायरमेंट पॉल्यूशन. यानी आपको दो बातें क्लियर हो गई होंगी. क्या कहता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट? भैया प्रेजेंट जनरेशन को खुश करना है, बट नॉट ऑन द कॉस्ट ऑफ फ्यूचर जनरेशन. मतलब रिसोर्सेज को आप यूज करो, एक्सप्लॉइट करो, लेकिन ओवर एक्सप्लॉइट मत करो. रिसोर्सेज उतने यूज करो कि आने वाली जनरेशन के लिए भी बच सके. और आप जो डेवलपमेंट करें ना, इट शुड नॉट बी ऑन द कॉस्ट ऑफ सोशल कॉस्ट. यानी उससे कोई इन्वायरमेंट पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए. यानी कि आप डेवलप कर रहे हैं, रिसोर्सेज इस तरह से यूज हो रहे हैं कि आने वाली जनरेशन के लिए भी वो बच सके, और उनके कारण डेवलपमेंट जो आपकी हो रही है, कोई इन्वायरमेंट पॉल्यूट नहीं हो रहा, तो हम इसे बोलेंगे दिस इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट. क्या बोलेंगे इसको? सस्टेनेबल डेवलपमेंट. इसके ऊपर दो एक्टिविटीज आपकी एनसीईआरटी में है. वन इज रिलेटेड टू ग्राउंड वाटर लेवल. अब इंडिया में देखो ना, लगातार क्या होता जा रहा है, ग्राउंड वाटर लेवल डे बाय डे कम होता चला जा रहा है. और अगर हम इसी तरह से ऐसे ही पानी को यूज करते रहे, मिस यूज करते रहे, ओवर यूज करते रहे, तो आने वाले टाइम में पानी की बहुत ज्यादा शॉर्टेज होने वाली है. यानी हमारी आने वाली जनरेशन को उतने वाटर रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे जितने आज हमारे पास अवेलेबल हैं. तो बताओ, क्या ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा? नॉट एट ऑल. क्या ऐसी डेवलपमेंट को फायदा है? नहीं. तो यही समझाया जा रहा है कि हमें इनको कैसे यूज करने, इन ए प्रॉपर वे, सो दैट इट कैन बी रिजर्व फॉर द फ्यूचर जनरेशन. एक और एग्जांपल दिया गया एनसीईआरटी में आपका. इट इज अबाउट द पेट्रोलियम रिजर्व. इसके बारे में यह बताया गया, क्रूड जो ऑयल रिजर्व्स हैं जो मिडल ईस्ट कंट्रीज में है, 808,000 मिलियन बैरल्स का पड़ा हुआ रिजर्व, जो कि अगले 70 ईयर्स के लिए सफिशिएंट है. यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के पास 50,000 मिलियन बैरल्स का पड़ा हुआ स्टॉक, जो 10.5 ईयर्स के लिए सफिशिएंट है. और पूरे वर्ल्ड में 1697,000 मिलियन बैरल्स का स्टॉक पड़ा है, रिजर्व पड़ा है, जो 50.2 ईयर्स तक चल सकता है. यानी अगले 50 साल तक का हमारे पास स्टॉक है. तो व्हाट आफ्टर दैट? यानी कि ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि अगर हमने इन रिसोर्सेज को ढंग से यूज नहीं किया, ओवर यूज किया, तो आने वाली जनरेशन को ये रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे. तो क्या ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट है? तो आंसर आएगा नो. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में यही कंसेप्ट आता है बार बार कि रिसोर्सेज को आप इस तरह से यूज करें कि फ्यूचर जनरेशन के लिए प्रोटेक्ट कर सके, और इन्वायरमेंट के ऊपर इसका कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए. कितनी अच्छी लाइन है. We have not inherited the word from our forefathers. We have borrowed it from our children. ध्यान दीजिएगा, हमें ये अपने चिल्ड्रन के लिए बचा के रखना है. ये रिसोर्सेज एक तरह से हमने उनसे बोरो किए हुए हैं. तो दैट इज द कंसेप्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट. अब बात करते हैं इसकी फीचर्स क्या है. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की फीचर नंबर 1, बैलेंस बिटवीन प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन. देखो, बार बार कहा जाता है इस कंसेप्ट में, वी हैव टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन. प्रेजेंट और फ्यूचर जनरेशन के बीच में हमने बैलेंस बना के चलना है. रिसोर्सेज इस तरह से यूज करें कि प्रेजेंट जनरेशन को तो बेनिफिट हो, लेकिन फ्यूचर के लिए भी उनको स्टोर किया जा सके. ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज. ऑप्टिमम का मतलब यहां पे ये नहीं लेना कि मैक्सिमम यूज करना है. ऑप्टिमम का मतलब यह कि जितने रिसोर्सेज यूज करें उनका अच्छे से यूज करें विद द मिनिमम वेस्टेज.
क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास रिसोर्सेज की शॉर्टेज है, तो कोई उनकी वेस्टेज नहीं होनी चाहिए। देन नो इंक्रीज इन पोल्यूशन। भाई मैं ठीक है, हम अपनी डेवलपमेंट करें, रिसोर्सेज को यूज करें, लेकिन नॉट ऑन द कॉस्ट ऑफ इन्वायरमेंट। कोई पोल्यूशन नहीं होना चाहिए। सस्टेन राइज इन रियल पर कैपिटा इनकम एंड इकोनॉमिक वेलफेयर, विच मींस सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि लंबे समय से इनकम भी बढ़ रही है, हमारी इकोनॉमिक वेलफेयर भी लगातार बढ़ रहा है, तो उसी को तो डेवलपमेंट बोलोगे ना, कि लगातार आपकी पर कैपिटा इनकम भी बढ़ रही है, इकोनॉमिक वेलफेयर भी बढ़ रहा है। एंड नो रिडक्शन इन द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन। फ्यूचर जनरेशन की एबिलिटी में कोई भी लॉस रिडक्शन नहीं होना चाहिए। माइंड वन थिंग। तो ये ध्यान रखेंगे क्या फीचर्स है, एक बार दोबारा बताऊंगा। बैलेंस चाहिए प्रेजेंट और फ्यूचर जनरेशन के बीच में, रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूज होना चाहिए, कोई मतलब मिनिमम वेस्टेज, पॉल्यूशन नहीं बढ़ना चाहिए, नो इंक्रीज इन पॉल्यूशन, चाहे एयर पॉल्यूशन है, चाहे वो साउंड पॉल्यूशन है, चाहे वाटर पॉल्यूशन है, और लगातार पर कैपिटा इनकम बढ़नी चाहिए, और फ्यूचर जनरेशन की एबिलिटी में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। तो इसको बोलेंगे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आई होप यू अंडरस्टैंड। आपको लेक्चर समझ आया होगा। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो आप इसको शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस लेक्चर का बेनिफिट ले सके। और नेक्स्ट वीक मैं लेके आऊंगा चैप्टर नंबर 2 इकोनॉमिक्स का। तो मिलते हैं आफ्टर अ ब्रेक। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।